हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। जैसा कि हम जानते हैं, हम हाईकोर्ट एलडीसी की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और हम अपना सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। सेकंड टॉपिक में एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। अब सेकंड टॉपिक के पिछले 3 वीडियो पढ़ चुके हैं। हम पिछले 3 वीडियो में जितना भी लगभग 80% जो टॉपिक था वो हम कवर कर चुके हैं। आज लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट सीरीज जो है इस टॉपिक की, वो कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर ही इंपरेटिव सेंटेंसेस। अब ये इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी बातें आज हम करेंगे। उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दिया, अलग से नहीं पढ़ेंगे। जैसे टेंस पढ़े थे, टेंस के अंदर मिसलेनियस क्वेश्चन का मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसमें एक ही वीडियो में हम दोनों चीजें पढ़ लेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस दोनों छोटा सा टॉपिक है। वैसे भी 3 वीडियो बन चुके हैं छोटे टॉपिक के, और अब चौथा वीडियो है, तो आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो के साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम अकाउंट की। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं है तो आप उस पर जाना और आपको इसी टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और उन 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपका ये जो टॉपिक है वो क्लियरली कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं। इसीलिए मैं साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि आपको कहीं दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद, अगर आपने पिछले वो तीनों वीडियो देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो पहले उन वीडियो को देख लेना। वो तीनों वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और वहां पर आपको मिल जाएगी एक टेलीग्राम चैनल की लिंक वहां पे, या फिर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट मिल जाएगा, सबसे पहला कमेंट, उसी में आपको एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे जाना और उसी डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर लेना। उतना काम कर लेना, और जो भी डाउट आए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप टेलीग्राम भी यूज नहीं करते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है, चैनल के व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। आप वहां पर जाके भी मैसेज कर सकते हो और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो, बिल्कुल श्योरिटी के साथ। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब ये इंपरेटिव सेंटेंस देखो, हमने पहले वॉइस में असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। इंपरेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें आपको रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस का सेंस प्रकट होता है। रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का सेंस प्रकट होता है। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं? वो होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। यानी या तो वाक्य पढ़कर आपको लगेगा कि कोई किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, या किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, या एडवाइस यानी सलाह दी जा रही है। तो ये तीनों हो सकते हैं। अब यहीं पर कमांड का सेंस भी निकल सकता है। कमांड और ऑर्डर वैसे तो सिनोनिम है, लेकिन में थोड़ा सा फर्क होता है कि कमांड जो है वो ज्यादा ऑफिशियल होता है। क्लियर है? तो ये चारों सेंस आपको मिल सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो वो सेंटेंस कैसा होगा? इंपरेटिव होगा। इंपरेटिव मैंने बताया था जब हम टेंस पढ़ रहे थे। अगर आपने टेंस देख ली तो ठीक है, नहीं देखे तो इसी वीडियो के एक साइड में आई मिलेगी, जहां पर आपको टेंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप टेंस का टॉपिक पढ़ सकते हो। टेंस के वीडियो में मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। उसके अलावा ये प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं। मेन वर्ब तो आएगी, लेकिन मेन वर्ब से पहले प्लीज या काइंडली भी आ सकता है। प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट हो सकते हैं सेंटेंस। उसके अलावा ये सेंटेंस डोंट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, नेवर से भी स्टार्ट हो सकते हैं। उसके अलावा यही सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं। कई तरह से इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो सकती है। इन सभी सेंटेंस को एक एक दो एग्जांपल्स के साथ हम अभी समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। लगभग 80% जो टॉपिक है, 80-90% जो टॉपिक है इंपरेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस का, वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी हम कंप्लीट करते हैं और फटाफट इस टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे लिखा है क्लोज, एक सेकेंड, क्लोज द डोर। एग्जाम्पल लिखा है क्लोज द डोर, यानी दरवाजा बंद कर दो। अब यहां पर तुम देखो ढंग से तो तुम्हें सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, वर्ब है। मेन वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। तो सर आपने तो बताया था कि सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकते। सर आपने कहा था कि ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस हो सकते हैं। जब टेंस पढ़ रहे थे, टेंस की स्टार्टिंग वाली पहली वीडियो में एक बात बताई थी कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेंटेंस में, उनके बिना कोई सेंटेंस लिखा नहीं जा सकता। तो सर ये आपने क्या लिख दिया? क्लोज द डोर। बिल्कुल, यहां पर मैंने लिख तो दिया है, लेकिन अब तुम खुद देखो, इस सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है सब्जेक्ट कहीं पर, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन है। सर हिडन सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पता लगेगा कि भाई हिडन है कि नहीं है? जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें कहा दरवाजा बंद करो, तुम्हारे पिता ने सीधे कहा दरवाजा बंद करो, तो किससे कहा है? तुम्हें कहा है। दरवाजा कौन बंद करेगा? तुम बंद करोगे।
तो मतलब यहां पर यू जो है सब्जेक्ट के रूप में हिडन है। यू क्लोज द डोर, तुम दरवाजा बंद करो। मैं बोलूं गिव मी अ मार्कर, गिव मी अ मार्कर। मान लो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं और तुम्हारे पास मार्कर है, तो मैं तुम्हें कहूंगा गिव मी अ मार्कर। तो अब मैं तुम्हारी तरफ इशारा किया, मैंने कहा नहीं कि तुम मुझे मार्कर दो, लेकिन मैंने सीधा बोल दिया गिव मी अ मार्कर, इशारा तुम्हारी तरफ है, तो कौन देगा मार्कर? मार्कर देने का काम तुम करोगे। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू जो सब्जेक्ट है वो हिडन होता है। अब लगभग 99% सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं उनमें सब्जेक्ट जिन्हें गिवन नहीं होता, उनमें यू ही सब्जेक्ट होता है, इसीलिए बार बार लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है और सीधा सेंटेंस बोल दिया जाता है। क्लियर है? और ज्यादा रिक्वेस्ट और एडवाइस इनका सेंस दिखाने के लिए सब्जेक्ट लिखते नहीं है। क्लोज द डोर, पापा ने कहा है क्लोज द डोर, तो एक ऑर्डर हो गया भाई दरवाजा बंद करो फटाफट खड़े होके, तो वहां पर अब यू अगर ऐड कर दिया जाएगा ना, तो वो ऑर्डर के सेंस को थोड़ा सा कम प्रकट कर देगा। ऑर्डर पे स्ट्रेस डालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को वहां से हटा देते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता। अब जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस को मैं पैसिव में कैसे चेंज कर सकता हूं? अब देखो कई तरीके हैं इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के, कई तरीके हैं। जैसे कौन कौन से तरीके हैं? पहला तरीका मैं यूज कर सकता हूं लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक ये स्ट्रक्चर लगाई जा सकती है जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस है उनको बनाने के लिए। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर आप ये लगा सकते हो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दो, फिर आप लिखो शुड, फिर शुड के साथ बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी लिखा जा सकता है। एक दो और तरीके भी हैं, वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन ये तरीके अलग अलग क्यों है और इतने तरीके से क्यों बन रहा है सेंटेंस, वो भी बात करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखा क्लोज द डोर। अब इस सेंटेंस को अगर मैं बनाने जाऊं, मैं पहले तरीके से बनाऊंगा, अगर इस तरीके से अगर मैं बनाऊं इसी सेंटेंस को क्लोज द डोर को, तो बनेगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। अब तुम हो सकता है इसी तरीके से भी बना दो, तुम्हें सारे तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि ऑप्शन में वो कौन सा तरीका देगा। अब तुम मान लो एक तरीका याद करके चले गए, ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ था, तुमने कहा सर ने ये पढ़ाया नहीं, या हमने ये पढ़ाई नहीं, सर ने गलत पढ़ाया है, सर नावा कौन है, तो वो चीजें नहीं करनी। एग्जाम हॉल में बैठ के टीचर को गालियां नहीं निकालनी कि टीचर ने बताया नहीं था मुझे, चीजें सारी सीखनी है। ठीक है, अब यहां पर वापस इस तरीके से अगर मैं सेंटेंस को करूं, तो आएगा द डोर, ऑब्जेक्ट बन गया द डोर, फिर आएगा शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्लोज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी क्लोज। इन दोनों तरीके से मैं इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकता हूं। लेकिन सर कौन से तरीके से करें, कौन सा तरीका ज्यादा सही है? देखो ऐसे सेंटेंस के लिए ज्यादा सही तरीका ये है, मतलब सर ऐसे सेंटेंस का क्या मतलब है? ऐसे सेंटेंस का मतलब है वो सेंटेंस जिनमें ऑर्डर दिया हो, क्या हो, ऑर्डर या कमांड का सेंस हो। वो सेंटेंस जिनमें आदेश का भाव होगा, ऑर्डर या कमांड का भाव होगा, उनके लिए आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये ध्यान रख लेना, कब लगाना है? ऑर्डर या कमांड के सेंस में लगाना है। ध्यान रह जाएगी बात। तो सर इसका यूज कब करें? क्या ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन अब इसको लिमिट कर दिया गया है कि आप अगर इसका यूज करना चाहते हो, दोनों में डिफरेंस करना चाहते हो, तो इसका यूज करो आप जब आपको एडवाइस दी जाती है सेंटेंस में, जब सलाह दी जाती है। सलाह कैसे सर? एक एग्जांपल बताता हूं, ये ऊपर वाला थोड़ा सा लिख लेना, मिटा देता हूं मैं इतना सा। एक एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखूं तो मैं एग्जांपल देख सकता हूं, यहां पर पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। एडवाइस का कोई भी सेंस, ठीक है, कोई भी ऐसा कार्य है जिसमें आपको एडवाइस दी जाती है, जैसे लिख दिया वर्क हार्ड। एक सेकंड, वर्क हार्ड वाले सेंटेंस बाद में करेंगे क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो बाद में बताऊंगा। डू योर वर्क। अब मान लो डू योर वर्क है, अब दिख तो इसमें भी ऑर्डर ही रहा है कि भाई कोई तुम्हें कह रहा है कि काम करो अपना, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन होती है कि भाई ऑर्डर में जब सेंटेंस सामने आते हैं ना, हम पता नहीं लगा पाते सर ऑर्डर है कि एडवाइस है। अब अपने तरीके से देखें तो दोनों ही हो सकता है। भाई पापा आपको ये भी कह सकते हैं बेटा दरवाजे से ठंड आ रही है, भाई सर्दियों के दिन है, तुम कमरे में बैठे हो, दरवाजे से ठंडी हवा आ रही है, आपको कह सकते हैं बेटा खड़े होकर दरवाजा बंद कर दे, क्यों ठंड में बैठा है। ये भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है ऑर्डर हो सकता है, पापा गुस्से में बोले बेटा दरवाजा बंद कर फटाफट। तो एडवाइस भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, हम कैसे समझे, इसीलिए मैंने बताया कि दोनों तरीके हैं, ठीक है। अब वो एग्जामिनर आपसे क्या समझाना चाहता है वो आपको ऑप्शन देके पता चलेगा। भाई दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे कभी भी कि क्लोज द डोर के लिए लेट द डोर बी क्लोज, लेट द डोर बी क्लोज्ड ये ऑप्शन नहीं मिल गया, एंड द डोर शुड बी क्लोज्ड ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोनों ऑप्शन साथ में नहीं मिलेंगे, दोनों इसको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखोगे। अब जैसे ये ऑप्शन है डू योर वर्क, अब मान लेता हूं मैं इसमें कि एडवाइस का सेंस है, वैसे तो अगर देखूं तो ऑर्डर का सेंस भी निकल सकता है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि कोई तुम्हें सलाह दे रहा है कि भाई अपना काम कर लो। अगर ऑर्डर एडवाइस का सेंस है तो मैं इसको इस हिसाब से करूंगा, योर वर्क शुड बी डन। तो मैं इस तरीके से इस सेंटेंस को करने की ज्यादा कोशिश करूंगा। डन है, ये थोड़ा सा राइटिंग वाली समस्या है,
थोड़ी सी मैनेजमेंट कर लेना, समझ आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। इतनी भी खराब नहीं है वैसे, ठीक ठाक है, समझ आ जाएगी तुम्हें। डू योर वर्क क्या बन जाएगा, योर वर्क शुड बी डन। क्लियर। तो ये तरीके दोनों तरीकों से यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं सर, वो भी बात करते हैं। और कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं वो भी बात करते हैं। फटाफट पहले ये लिखो, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। चलिए कुछ और एग्जांपल लिखे हैं मैंने, उन पर ध्यान देते हैं। फटाफट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए। पहला एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल लिखा है ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वापस देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है वापस आपके मेन वर्ब से, और तो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब तुम्हें देखना है कि इसमें कौन सा सेंस निकल रहा है, ऑर्डर का सेंस निकल रहा है कि भाई आपका एडवाइस का सेंस निकल रहा है। अगर समझ आता था तो ठीक है, वरना आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से आपको मैच करना है। जो भी मैंने आपको बताया वो दोनों तरीके, एक तो लेट वाले तरीके से कर सकते हो, लेट। अब देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था ब्रिंग, क्या ब्रिंग करूं, वॉट, ब्रिंग वॉट, क्या लाऊं, ब्रिंग, एक सेकंड सॉरी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या लाऊं, अ ग्लास ऑफ वाटर। किसको, ब्रिंग मी, किसको लाके दूं, मुझे, ब्रिंग मी, ठीक है। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक तो पहला तो हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ग्लास ऑफ वाटर, और दूसरा हो गया मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मैंने कॉन्सेप्ट पूरा पिछले वीडियो में बताया था, नहीं देखा वापस आके देख लेना। एक चीज और, वीडियो को एंड तक देख लिया करो भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करके 2 मिनट देखा छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे, एक बार वीडियो कंप्लीट देखिए, एक बार वीडियो कंप्लीट देखो और फिर सीखने की कोशिश करो। अगर आपको कुछ ना मिले, अगर आपको कुछ फायदा ना मिले ना, तो कमेंट में लिख देना कि सर आपने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, आपका वीडियो देखे मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, आप वीडियो को देखिए और पूरी शिद्दत से देखिए, आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलो ध्यान दीजिए। अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी भी एक को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना सकता हूं। चलो मैं इसको लेता हूं अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब मैं वापस लेट वाले तरीके से करूं, लेट, फिर अ ग्लास ऑफ वाटर। मैंने बताया था लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बी आना चाहिए, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, और फिर टू मी। ये हो सकता है। सर टू मी क्यों किया, ये पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया था, अच्छे से समझाया था, वहां पे जाके देख लेना अगर समझ नहीं आया हो तो, ठीक है। और सर यहां पर बाई प्लस सब्जेक्ट क्यों लगा रहे हैं इन सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट गिवन नहीं है। सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हमने माना कि सब्जेक्ट यू ही होगा। अगर सब्जेक्ट यू है तो वहां पर भी फिर वही ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा, तो आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं, बाई प्लस यू लगाने की आवश्यकता नहीं होती पैसिव में जब आप इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हो। तो इसी को मैं इस तरीके से बना सकता हूं, एक और तरीके से भी बना सकता हूं, मैंने बताया शुड बी वाले तरीके से, ठीक है। जैसे अब मैं मी को सब्जेक्ट बनाता हूं तो आई बन जाएगा, आई शुड बी क्या, ब्रॉट, आई शुड बी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। देख रहे हैं थोड़ा सा अच्छे से, आई शुड बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये दोनों तरीके से मैं इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकता हूं, जो भी आपको ऑप्शन में मिले उस तरीके से आपको क्लियर करना है इसको। फिर इधर का ओपन द विंडो, दिस क्लोज द डोर, बिल्कुल वैसा ही है, लेट द विंडो बी क्लोज्ड, सॉरी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, ये हो जाएगा। या फिर आप कर सकते हो द विंडो शुड बी ओपन, क्योंकि भाई कोई गारंटी लेके इन सेंटेंस में ये नहीं बता सकता कि इस सेंटेंस में आपका रिक्वेस्ट ही है, सॉरी इस सेंटेंस में ऑर्डर ही है, कोई ये नहीं कह सकता। आप चाहो तो कोई कंडीशन ऐसी क्रिएट कर सकते हो कि आप इसी सेंटेंस में भी आप एडवाइस वाला सेंस प्रकट करवा सकते हो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल लो। मान लो तुम ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो तुम, ठीक है। अब ट्रेन में बैठे हो, खिड़की तुमने बंद कर रखी है, खिड़की बंद कर रखी है और तुम्हारी खुद की पसीने से हालत खराब हो रही है, बिल्कुल गर्मी मर रहे हो, ठीक है। अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तुम बार बार ट्रेन का जो स्विच बोर्ड होता है उसको चलाने की कोशिश करो, उसको ऑन करने की कोशिश करो, पंखा चलाने की कोशिश कर रहे हो, पंखा चल नहीं रहा। तुम्हारे पास में जो अंकल बैठे हैं वो तुम्हारी हालत देख के उन्हें तुम पर दया आ जाती है, वो कहते हैं बेटा खिड़की खोल लो। तो वो ऑर्डर नहीं दे रहे, वो तुम्हारे भले के लिए तुम्हें कह रहे बेटा खिड़की खोलो, तुम्हें ज्यादा रिलैक्स फील होगा। तो वो क्या हो गया, एडवाइस हो गया ना। यानी इस सेंटेंस को मैं एडवाइस के रूप में भी प्रकट कर सकता हूं। या फिर ऐसा भी हो सकता है भाई तुम खिड़की के पास बैठे हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने खिड़की बंद कर दी, एक और व्यक्ति आता है तुम्हारे पास बैठ गया, उसको गर्मी लग रही है तो तुम्हें ऑर्डर देता है खिड़की खोल फटाफट, तो ओपन द विंडो, और क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। इन सेंटेंस में आप क्लियर नहीं जा सकते कि भाई ऑर्डर है या एडवाइस है, तो आपको एक सेंस पकड़ना होता है, कौन सा सेंस पकड़ूंगा दोनों में से, और दोनों में से जो भी तरीका होगा आप उस तरीके से कर दोगे। ऑप्शन में 2 तरीका मिलेगा ना, ऑप्शन में इन दोनों में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको टिक करके आना है। समझ गए बात को। चलो आगे लिखा है हेल्प द हेल्पलेस। अब ये है कि हाँ यार, यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस में हेल्प द हेल्पलेस यानी जरूरतमंद की सहायता करो, या आपको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता कि भाई करना ही करना है, या आप एडवाइस दी जा सकती है भाई अगर आपके पास ज्यादा रुपए हैं या आप काबिल हो, आप इसके काबिल हो कि आप कर सकते हो लोगों की सहायता, तो आपको करनी चाहिए। तो ये क्या है, एक एडवाइस है। तो यहाँ पे आपको लेट द हेल्पलेस बी हेल्प्ड नहीं होना चाहिए, ये सीधा इस तरह से करो द हेल्पलेस शुड बी हेल्प। यानी ये क्या है, यहाँ पे आप देख के क्लियरली बता सकते हो
कि हाँ भाई यहाँ पर तो एडवाइस ही है। तो बहुत से सेंटेंस ऐसे भी है जिनमें आप क्लियरली बता सकते हो, लेकिन कुछ सेंटेंस में आप क्लियरली नहीं बता सकते। समझ के बात को। चलो अगला एग्जांपल, गिव मी योर पेन। वापस दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दो में से किसी भी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लो। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो। ये क्या हो सकता है? ऑर्डर हो सकता है। एडवाइस सेंटेंस देखो मिल नहीं रही, मुझे अपना पेन दो, ये कैसी सलाह है? मैं तुम्हें कहूं भाई मुझे मेरे अकाउंट में 500 रुपए भेज दो, ये कोई सलाह थोड़ी है ना। ये हो सकता है अगर मैं तुम्हें ऑर्डर देने के केपेबल होता, भाई तुम्हारा ऑर्डर मानो, तो मैं तुम्हें ऑर्डर दे सकता था। गिव मी योर पेन, मान लो कोई टीचर खड़ा है क्लास में, तुम्हें कह सकता है अपना पेन मुझे दो, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस नहीं हो सकती। हाँ ये रिक्वेस्ट भी हो सकता है। गिव मी योर पेन वाला सेंटेंस किस में आ सकता है? रिक्वेस्ट में भी आ सकता है। तो गिव मी योर पेन अपने इसमें ऑर्डर मान के करते हैं। एक बार अगर ऑर्डर मान के मैं करूं तो मैं किस तरह से कर सकता हूं सेंटेंस को? दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस को आप बना लो सब्जेक्ट और लेट लगा लो। लेट आई बी गिवन योर पेन। इस सेंटेंस में मैंने इसको बनाया था ना लेट वाले तरीके में, तो यहां पर मैंने मी को सब्जेक्ट बना लिया, लेट आई बी गिवन योर पेन। ठीक है, एक लेट आई बी गिवन योर पेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लेट आई बी गिवन योर पेन नहीं होगा, थोड़ा सा यहां पर चेंज होगा। क्या चेंज होगा? लेट के बाद ना, ये एक चीज ध्यान रखनी है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। कैसी फॉर्म आती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। प्रोनाउन जब भी आते हैं ना लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आती। जब भी आप लेट वाले सेंटेंस देखोगे, लेट वाले सेंटेंस लिखोगे, एक बात ये हमेशा ध्यान रख लेना भाई, रट लेना अभी, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है। लेट के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म कभी नहीं आती। तो लेट के बाद आई नहीं लिखेंगे, लेट में लिखेंगे। ऊपर मैंने कहीं लिख दिया तो देख लेना, ऊपर कहीं नहीं लिखा, एक यहीं पर हुआ था। ठीक है, तो लेट मी बी गिवन योर पेन। क्लियर है? फटाफट एग्जांपल लिखो। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस पे चलते हैं। फास्ट ये लिखो। चलिए फटाफट ध्यान दीजिए, कुछ 5 एग्जांपल और लिखे हैं मैंने इंपरेटिव सेंटेंस के, उन्हीं को पढ़ते हैं और उन्हीं को समझते हैं। इस बार नया एग्जांपल है, प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस लिखे हैं पहले मैंने। अब लिखा है प्लीज गिव मी अ बुक। अब देखो प्लीज और काइंडली लग गया, मतलब क्या है? क्या ऑर्डर हो रहा है? क्या एडवाइस है या रिक्वेस्ट है? अब अगर आपको प्लीज करके कोई ऑर्डर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। प्लीज करके सर एक बार रिक्वेस्ट की जा सकती है। प्लीज और काइंडली से क्या होता है? केवल रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो यहां पर क्या करें? यहां पर एक तरीका बताया गया है आपको, ये तरीका फॉलो करना है। यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करना है आपको। यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप मुझे अपनी बुक दीजिए, प्लीज गिव मी ए बुक, कृपया मुझे अपनी बुक दो। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट की जा रही है किससे? तुमसे। तो यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। सर कोई चेंज नहीं किया आपने यहां पर, बिल्कुल सिर्फ प्लीज को हटा दिया मैंने। क्या किया? प्लीज को हटा दिया, प्लीज की जगह लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और फिर सेंटेंस जो है बिल्कुल जैसा का तैसा उतारना, जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा सेंटेंस लिखना है। समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही इसमें है। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करना है आपको। ध्यान रखोगे, इन चीजों को लिख लेना, भले ही चाहे सेंटेंस से समझ लेना। यू आर रिक्वेस्टेड, काइंडली हट जाएगा, टू लगेगा, पोस्ट दिस लेटर। समझ गए? एक एग्जांपल अब लिखा है लेट मी डू दिस वर्क। अब तक तो मैं क्या बता रहा था भाई, इस तरह का एग्जांपल था। अगर मान लो डू दिस वर्क इस तरह का सेंटेंस मिल जाए तुम्हें, तो मैंने तुम्हें बताया था कि भैया लेट का यूज कर लेना, लेट दिस वर्क बी डन, इस तरह से कर सकते हो। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी डू दिस वर्क। अब इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करोगे? इस तरह के सेंटेंस में बिल्कुल आपको वही करना है जो आप अब तक कर रहे थे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेट की जगह लेट लगेगा, दिस वर्क ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट दिस वर्क। फिर क्या लगेगा? बी लगेगा, लेट दिस वर्क बी, और फिर डू की थर्ड फॉर्म आएगी डन। बिल्कुल वही तरीका है, लेट की जगह लेट पढ़ाई है, साथ में आपको ऑब्जेक्ट बना दिया, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फिर बी डाल दिया और डू की थर्ड फॉर्म लगा दी, और सॉरी मी भी था यहां पर, तो क्या आ जाएगा? बाय मी आ जाएगा। समझ गए? वैसा ही एग्जांपल और लिखा था कि अच्छे से समझ आए। लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो लेट की जगह लेट, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो अ सॉन्ग, फिर बी आएगा, सिंग की थर्ड फॉर्म बताई थी, सिंग सैंग संग, लेट ए सॉन्ग बी संग बाय, हर का हर आ जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल लिखा है, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट अस डिस्कस द मैटर। अब यहां पर देखो थोड़ा सा चेंज है, यहां पर दूसरे प्रोनाउन आ रहे थे, यहां पर अस आया है, यानी वी प्रोनाउन की बात हो रही है। वी प्रोनाउन में थोड़ा सा पंगा हो जाता है, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता है। लेट अस डिस्कस द मैटर का मतलब क्या हो जाता है कि भाई मैं हमें कह रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूं कि कोई काम हमें मिलकर करना चाहिए, तो मैं क्या दे रहा हूं? मैं सुझाव दे रहा हूं, सजेस्ट कर रहा हूं। लेट अस डिस्कस द मैटर कि भाई हमें मैटर जो है ना वो डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना।
लेट के बाद अस आ जाता है, यानी मैं तुमसे कह रहा हूं कोई काम हमें मिलकर करना चाहिए। अगर मैं कहूं लेट अस गो फॉर ए मूवी, यानी चलो मूवी देखने चलते हैं, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम दोनों मिलकर चलते हैं मूवी देखने के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको सुझाव दिया जा रहा है कि आप मिलकर कोई काम करो, ठीक है, तो सजेस्ट किया जाएगा। अब इस सेंटेंस को दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका जो बहुत कम यूज करते हैं, पहले वो बता देता हूं। वो तरीका बिल्कुल ऐसे ही है, लेट के बाद लेट की जगह लेट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। अब सर बाय अस करके लिखें क्या? एक बात मैंने बताई थी तुम्हें, एक बात मैंने जब एक्टिव पैसिव की स्टार्टिंग बताई थी, दे और वी जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट, उनको पैसिव में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाय अस कर लिखने की आपको जरूरत है नहीं, सीधा इतना लिख दो। ये तो बहुत कॉमन, ये यानी बहुत कम यूज किया जाता है इसको। फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या रहेगा अगर आप इस तरीके से चेंज कर दोगे तो आपको डिफरेंस डालना, आपको बताना है कि इसमें सुझाव दिया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? आप यहां पे लिखोगे इट इज सजेस्टेड, ये सुझाव दिया गया है। क्या सुझाव दिया गया? मैटर डिस्कस करना चाहिए। इट इज सजेस्टेड दैट वी, ये वी ही है, अस नहीं है, वी ही है, क्योंकि लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए हम अस लिखते हैं, वी लिख नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी, और जब भी सुझाव की बात आती है ना तो शुड का यूज होता है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डिस्कस द मैटर। बात को समझना है अच्छे से भाई। सबसे पहले तो इट इज सजेस्टेड कौन से सेंटेंस में? लेट अस वाले में। लेट के बाद जब अस आ जाएगा ना तब आपको इट इज सजेस्टेड का यूज करना है, ज्यादा अच्छा, ज्यादा ऑप्शन में यही मिलेगा आपको, इट इज सजेस्टेड। फिर दैट लग जाएगा, क्या सजेस्ट करना चाहिए? अस को लिखना है वी, क्योंकि लेट के बाद था तो अस लिखा था, अब हम सब्जेक्टिव फॉर्म यूज कर सकते हैं तो वी लिख दिया मैंने। और क्योंकि जब भी कोई सुझाव की बात आती है ना, सजेस्ट मतलब शुड, जब भी सजेशन कुछ दिया जाएगा तो शुड। भाई यू शुड गो टू योर होम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं भाई, घर चले जाओ, सुझाव दे रहा हूं, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो शुड जहां पर भी आएगा सजेशन को शो करता है, सुझाव को शो करता है। यहां पर शुड आया है, इसका मतलब वो सुझाव को शो कर रहा है। क्लियर है इतनी सी बात? तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, फिर आगे पूरा का पूरा चीज वही रहेगी। क्लियर है? फटाफट एग्जाम्पल लिखो, दो एग्जाम्पल और है, उसके बाद अपने आते हैं कुछ और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स में। फास्ट लिखो, ये कुछ और नए एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको फिर देखते हैं और फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। चलो, पहला एग्जाम्पल लिखा है डोंट प्ले हियर। अब यहां पर आ गया डोंट। मैंने बताया था डोंट और नेवर से भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो डोंट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैसे करूं? यहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढने जाओगे आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो क्या इसका पैसिव बनेगा या नहीं बनेगा? अब मोस्ट ऑफ चांस में हम यही बोलेंगे कि सर इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि जिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता। लेकिन इन सेंटेंस का पैसिव फिर भी बनाया जा सकता है। कैसे? यहां मत खेलो, डोंट प्ले हियर का मतलब क्या है? यहां पर मत खेलो, यानी क्या किया जा रहा है? तुम्हें मना किया जा रहा है, तुम्हें मना किया जा रहा है, पैसिव बन गया। तुम्हें मना किया जा रहा है, किसने किया बताना जरूरी थोड़ी है ना। तुम्हें मना किया जा रहा है, भाई काम किस पर हो रहा है? तुम पर हो रहा है ना। तो पैसिव अपने आप ही बन गया, ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लिख दिया। बिल्कुल उस तरह से इंग्लिश में लिख दूं अगर मैं, यू आर फॉरबिडन। ये क्या भला है सर फॉरबिडन? मना करने को कहते हैं इंग्लिश में फॉरबिड। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड, और फॉरबिड की थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन। तो क्योंकि पैसिव है तो हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तुम्हें मना किया जा रहा है, यू आर फॉरबिडन टू। अब डोंट लिखना जरूरी है क्या भाई? मना करना। डोंट का मतलब क्या भाई? यहां मत खेलो, और मना करना, मना करने में नेगेटिव सेंस आ रहा है ना, पहले से नेगेटिव सेंस आ रहा है, तो आपको डोंट का यूज नहीं करना, डोंट हटा देना। यू आर फॉरबिडन टू प्ले हियर। ये इस तरीके से आप इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करोगे। बिल्कुल वैसे ही ये करना है। डोंट गो आउटसाइड, क्या लगाना है? यू आर फॉरबिडन लगाना है सीधा सीधा। भाई तुम्हें मना कर दिया, यू आर फॉरबिडन टू गो आउटसाइड। समझे बात को? सिट देयर। अब वापस यहां पर सिट देयर मतलब वहां बैठो। अब यहां पर तो कुछ मना भी नहीं कर रहा और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अब इसमें क्या करें? इसमें देखो यहां पर क्या करना है, कहा तो तुमसे जा रहा है, यू आर सिट देयर, तुम्हें कहा वहां बैठो। क्या कहा जा रहा है भाई? या तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, या ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, या फिर एडवाइस है तो एडवाइज्ड हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज, इन तीनों में से जो सेंस होगा। मान लो सिट देयर में मान लेता हूं मैं ऑर्डर का सेंस है, तुम्हें कोई ऑर्डर दे रहा है कि वहां बैठो, तो यू आर ऑर्डर्ड, तो यू आर ऑर्डर्ड टू सिट देयर बनेगा। ठीक है, यानी जो भी सेंस होगा उस सेंटेंस का, वो जो भी आपको ऑप्शन में सेंस मिलेगा वो हो जाएगा। यू आर ऑर्डर टू सिट देयर। कम हियर, यहां आओ, वापस मान लेता हूं ऑर्डर है, या मान लेता हूं एडवाइस है,
तो यू आर एडवाइज्ड, तुम्हें सलाह दी जा रही है। तो इन सेंटेंस में बिना ऑब्जेक्ट के भी हम पैसिव बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू कम हियर। समझोगे बात को ढंग से, क्लियर है तीसरी बात, यू आर एडवाइज्ड टू कम हियर। ये हटा देता हूं मैं। तो ये एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स के साथ ही जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल हो सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब वीडियो को यहीं पर छोड़ना नहीं है, फटाफट आगे के कुछ एग्जांपल्स और देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अब मैं डिस्कस कर रहा हूं मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन यानी वो पार्ट जो बहुत जरूरी है एक टॉपिक पढ़ने के बाद। कोई भी टॉपिक आप पढ़ लेते हो तो उसके मिसलेनियस एग्जांपल्स करने बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एग्जांपल्स जो होते हैं वो एग्जांपल्स उन टॉपिक से ही रिलेटेड है, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है, चेंज करना होता है। तो वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं फटाफट आज ही के वीडियो में। ध्यान दीजिए, पहले ये लिखिए फटाफट, उसके बाद ध्यान देते हैं। चलिए, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, कुल 15-20 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। उनके बाद हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों वीडियो कंप्लीटली देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप एसएससी मेंस का भी एग्जाम देते हैं ना, तो उसका भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला एक्टिव पैसिव वॉइस का। क्लियर? तो एलडीसी तो आप आराम से कर सकते हैं। एलडीसी छोड़िए, किसी भी दूसरे एग्जाम में अगर आप एक्टिव पैसिव काम में ले रहे हैं ना, तो ये चारों वीडियो देखिए, आप इजीली उन वीडियोस को, उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये मैं गारंटी देता हूं अपने लेवल पे। ठीक है, चलिए मिसलेनियस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। अब इन्हीं को साथ में डिस्कस कर रहे हैं आज। तो आज 6 क्वेश्चन लिखे मैंने कुछ सामने। पहला क्वेश्चन लिखा है हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। अब इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर कोई प्रीपोजिशन आ गई है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आकर क्या आया है? कोई प्रीपोजिशन। वैसे ही इस एग्जांपल में भी है, वैसे ही इस एग्जांपल में भी है। अब इनमें प्रीपोजिशन आ जाती है, ये क्या है, ये क्या कहानी है? कई बार क्या होता है, वर्ब को दूसरा अर्थ देने के लिए, वर्ब को एक नया अर्थ देने के लिए उसके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड कर दी जाती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फिर इसको वर्ब ना बोलकर हम क्या बोल देते हैं? इसको फ्रेजल वर्ब बोल देते हैं। तो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती है जो कि आपको याद करनी है, आगे के पार्ट्स में याद करवाई जाएगी वो। ठीक है, अब लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है देखना, और लुक के साथ जुड़ गया लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो एक नया अर्थ निकल जाता है। अब इसको जब मैं पैसिव में चेंज करूंगा तो क्या होगा? ये दोनों साथ में ही रहेंगे। आफ्टर जो है ना लुक के बाद ही रहेगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो ऑब्जेक्ट क्या है? हर है, तो हर का बनेगा सी। सी इज दे रखा है, आईएनजी फॉर्म थी तो बीइंग लगेगा, सी इज बीइंग। लुक की थर्ड फॉर्म लगेगी लुक्ड। अब लुक के बाद ही लगेगा सीधा सीधा आफ्टर। सी इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर। तो ये इसका बनेगा पैसिव। बस इतना सी चीज ध्यान रखनी है यहां पर भाई। इस लुकिंग और लुकिंग आफ्टर में ना लुक और आफ्टर दोनों को अलग अलग नहीं कर देना, लुक के बाद ही आफ्टर आएगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब है। वैसे ही बिल्कुल इसमें है, अराइव्ड के बाद ही क्या आएगा? एट आएगा। जैसे द कंक्लूजन, क्या लिख दिया मैंने? द कंक्लूजन। अब अराइव्ड है सेकंड फॉर्म में, तो वॉज, द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड। अराइव्ड के बाद एट आएगा बाय। ये दोनों एग्जांपल हो गए। सर एक तरह के 3 एग्जांपल क्यों करवा रहे हो? 2 एग्जांपल हो गए, एक तरह के बहुत है। ये एग्जांपल थोड़ा सा अलग हो रहा है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें एक एडवर्ब और दे रखा है। वेल एक एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या होता है सर? एडवर्ब वो होता है जो वर्ब की विशेषता बताता है। पार्ट ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें आपने सीखा होगा, अगर नहीं पढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना। अब देखो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानना जरूरी होता है। तो जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, या तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या फिर सिलेबस के साथ साथ ही एक और एडिशनल वीडियो डाल के समझा दिया जाएगा आपको पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो माय मदर लुक्स आफ्टर मी वेल, ये दे रखा है। वेल क्या है? एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता है। अगर वर्ब की विशेषता बताता है तो वर्ब के साथ ही आएगा पैसिव बनने के बाद। मी का बनेगा आई। प्रेजेंट टेंस है तो इज आर एम, आई के हिसाब से एम आता है। आई एम लुक्ड आफ्टर। देखो ये दोनों साथ में आएंगे, लुक्ड आफ्टर, और वेल भी इनके साथ आएगा वेल। आई एम लुक्ड आफ्टर वेल बाय माय मदर। अब मैं एक एक एग्जांपल ही करवा रहा हूं इनके, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसके कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, वहां पे आप अच्छे से इनको कर लेना, और जो एग्जांपल ना हो वो आप मेरे से पूछ लेना। मिस्टर मिश्रा नोज मी, तो आई। अब ये एग्जांपल क्या है? ये एग्जांपल ऐसा है, देखो कुछ ऐसी वर्ब होती है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो अपने बाद बाई का यूज नहीं करती। जिनके बाद बाई का यूज नहीं करते उनके लिए स्पेशल प्रीपोजिशंस आती है। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद हमें स्पेशल प्रीपोजिशन लगानी होती है, बाई का यूज नहीं करना होता। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं मिस्टर मिश्रा नोज मी, तो आई एम नॉन। अब आई एम नॉन बाय मिस्टर मिश्रा ये नहीं लिखोगे। मैं मिस्टर मिश्रा द्वारा जाना चाहता हूं, नहीं। मैं मिस्टर मिश्रा का जानकार हूं, ये लिख सकते हो आप। मिस्टर मिश्रा मुझे जानते हैं, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? आई एम नॉन टू। नॉन टू होता है, नॉन बाय नहीं होता, ये ध्यान रखना है।
सर अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वर्ब जो है ना उसके साथ हमें बाई का यूज नहीं करना, उसके बाद बाई का यूज नहीं करना, उसके लिए कोई स्पेशल प्रीपोजिशन लगानी है, वो स्पेशल प्रीपोजिशन कौन सी होगी? जैसे आपने तो टू, सर आपने तो रटा हुआ है, आप तो रट के आ गए, आपने तो सिखा दिया हमें टू लगेगा। हमें कैसे ध्यान रखना है भाई? आपको भी मैं जब यहां पर देखो नॉन के बाद बाई का यूज तो करना ही नहीं, नॉन के बाद नॉन बाई का मतलब जाना जाता है उसके द्वारा नहीं जानते, उसको जानते हैं या वो हमें जानता है, इस तरह से सेंटेंस का यूज करते हैं। उसके द्वारा मैं जाना चाहता हूं क्या सेंटेंस है? कोई सेंटेंस नहीं, सेंस नहीं है, सेंस पे डिपेंड करती है सारी चीजें। अब ये हमें याद कैसे रखना है, तुम्हें याद कैसे रखना है? उसके लिए जब मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा उसके साथ ही एक अलग से टेबल दे दूंगा जिसमें कुछ 8-10 वर्ब्स है जिनके बाद अलग से प्रीपोजिशन आती है। उस प्रीपोजिशन को ध्यान रखना है, जहां पर भी वो वर्ब दिखे और बाई का यूज नहीं करके वो प्रीपोजिशन यूज कर देना। जैसे मैंने यहां पर भी लिखा है सेटिस्फाइड, अब सेटिस्फाइड के बाद बाई का यूज नहीं होता। जैसे अगर मैं देखो मी लिखा है सुधीर बाबू सेटिस्फाइड मी, यानी सुधीर बाबू ने मुझे संतुष्ट किया, तो आई वॉज सेटिस्फाइड आएगा, आई वॉज सेटिस्फाइड। अब बाई मिस्टर सॉरी, अब हम ये कर देंगे बाई सुधीर बाबू और हमें यही पहला ऑप्शन मिलेगा, हम सोचेंगे बहुत सरल है, हमने कर दिया और आंसर हो जाता है गलत। यहां पर बाई का यूज नहीं करना, यहां पर हमें यूज करना है विद का। सेटिस्फाइड बाई नहीं होता, उससे संतुष्ट हूं, उसके द्वारा संतुष्ट नहीं हूं, उससे, तो सेटिस्फाइड विद होता है। ठीक है, यहां पर भी आपको बाई का यूज नहीं करना। वैसे इस एग्जाम्पल में है हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो आई वॉज शॉक्ड। बाई हिज बिहेवियर नहीं होगा, उसके बिहेवियर को देखकर तुम्हें गुस्सा आया है, उसके बिहेवियर के द्वारा तुम्हें गुस्सा नहीं आया है, उसके बिहेवियर के द्वारा तुम आश्चर्यचकित नहीं हुए, उसके बिहेवियर को देखकर, तो उसके बिहेवियर को देखकर आई वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर होगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, ये चीजें एग्जाम्पल के तौर पर बता दी मैंने, एग्जाम्पल कैसे यूज करना है और इसकी लिस्ट जो है मैं उस प्रैक्टिस शीट के साथ अटैच कर दूंगा, वहां से पढ़ लेना, फटाफट एग्जाम्पल लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और एग्जांपल लिखे हैं मैंने, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल उनको और समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसके बाद वीडियो को कंप्लीट करते हैं, वीडियो खत्म करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला एग्जांपल है दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। अब इस एग्जांपल में नया क्या है? इस एग्जांपल में देखो सीधा सीधा ये तो कम चीजें हमने सीखी है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये जो सेक्रेटरी है ना, ये क्या है? यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट किसका? कॉम्प्लीमेंट होता क्या है सर? कॉम्प्लीमेंट वो चीज होती है जो कंप्लीट करती है। कंप्लीट किसको करे? अगर सब्जेक्ट के बाद आए तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का काम करती है। ऑब्जेक्ट के बाद आए तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट को काम कर रहे हैं। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे चुना, इलेक्ट किया। क्या, किसके लिए इलेक्ट किया? किस पोस्ट के लिए? सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी इलेक्ट किया उसे, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए। ठीक है, इलेक्टेड के लिए, भाई क्या इलेक्ट किया? सेक्रेटरी इलेक्ट किया। समझ गए बात को? तो अब यहां पर इसको सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं मानना, ये सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये सेकंड ऑब्जेक्ट होता ना तो ये क्या होता भाई? इसको हम आगे ले जा सकते थे और इससे सब्जेक्ट बना के सेंटेंस बना सकते थे। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। ही आएगा, ही वॉज आएगा, इलेक्ट की थर्ड फॉर्म इलेक्टेड ही होती है, ही वॉज इलेक्टेड। अब सेक्रेटरी ही रहेगा, कुछ और चेंज नहीं करना है यहां पर। ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी। दे मैंने बताया था अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो बाय दे लिखने की जरूरत नहीं है, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी रहेगा। अगला है वी मेड हिम कैप्टन, बिल्कुल ऐसा ही है, हमने उसे बनाया कैप्टन, तो ये कैप्टन क्या है? कंप्लीट कर रहा है वर्ब को। वी मेड हिम कैप्टन, तो क्या बनेगा? ही वॉज मेड, ही वॉज मेड, उसे बनाया गया। भाई क्या बनाया गया? उसे कैप्टन बनाया गया, ही वॉज मेड कैप्टन। बायस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वी क्या है? अनइंपोर्टेंट सब्जेक्ट, बार बार बता रहा हूं। वी सो हिम रन अवे, अब ये थोड़ा सा नया, ये दो चीजें अलग थी, ये नया लॉजिक है, ये दोनों सेंटेंस जो है अलग लॉजिक के हैं। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ गई जो फ्रेजल वर्ब का काम करेगी। ठीक है, ये सॉरी, अब इसको एडवर्ब बोल दो बोली, वी सो हिम रन अवे। ठीक है, अब ये इतना तो हो गया। ये क्या आ गया? जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, ऑब्जेक्ट के बाद फिर से क्या आ गई? वर्ब आ गई। तो इसको आप कैसे लिखोगे? इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव में कैसे चेंज करोगे, वो ध्यान देना है। देखो, ही, पहले इसको चेंज कर दो सीधा सीधा, ही वॉज सीन, ही वॉज सीन आ गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट क्या था? कोई नाउन या प्रोनाउन था, उसके बाद तो मैं सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूं, लेकिन एक वर्ब के बाद सीधी कभी दूसरी वर्ब यूज नहीं की जा सकती, उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। इसको मैं इन्फिनेटिव में चेंज करूंगा। देखो, ही वॉज सीन आ गया, बायस लिखने की जरूरत है नहीं, इसका बन गया पैसिव। बची हुई चीज इतनी सी है, रन अवे, इसको लिखना है। इसको लिखने के लिए क्योंकि ये वर्ब है, एक वर्ब के तुरंत बाद दूसरी वर्ब आ नहीं सकती, इसीलिए टू लगाएंगे। ही वॉज सीन टू रन अवे।
ये बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ये, लॉजिक्स नहीं मिलेंगे। एक एक एग्जांपल के लिए मैं एक एक लाइन लिखवा नहीं सकता, एक एक एग्जांपल के लिए एक एक मैं तुम्हें फॉर्मेट नहीं बता सकता भाई। इन एग्जांपल को देख के यहीं पे सीखने की कोशिश करनी है, अपने हाथ से 2-3 बार ये एग्जांपल करोगे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। दे मेड मी लॉफ, दे मेड मी लॉफ, वापस मी के बाद वर्ब आ रखी है तो आई वॉज मैड, बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है, टू लॉफ आ जाएगा। बस इतनी चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों चीजें। अब आता है 11वां सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें 2 क्लोज है। एक तो है मेन क्लोज। क्लोज क्या है सर, ये कौन सी पंचायत है, बताया था भाई टेंस वाला टाइम में, एक कंडीशनल क्लोज लिखा के, कंडीशनल सेंटेंस लिखा के अलग से वीडियो बनाया था क्लोज की रामायण बताने के लिए, वहां पे बताया हुआ क्लोज क्या होते हैं। ये मेन क्लोज है और ये है हमारा सब क्लोज। अब जब हम इस तरह से दे रखा होगा तो हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे, सिर्फ मेन क्लोज पैसिव में चेंज होगा, सब क्लोज का कोई हिस्सा चेंज नहीं करना। सी आस्क्ड मी, तो मी का बनेगा आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज, आई वॉज आस्क्ड बाय हर, इतना लिखना है। और फिर लिखना है इफ आई कुड किल अ लायन, ये जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा है मैंने, उसमें कोई चेंज नहीं किया। समझ गए बात को, समझ गए। जब भी इस तरह के सेंटेंस हो गए, अब वैसे ही देखो तो इनडायरेक्ट स्पीच में है, इनडायरेक्ट स्पीच में जो है रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब वाले को हम पहले लिख लेंगे, उसको पैसिव में चेंज कर देंगे, पीछे वाले को नहीं करेंगे, सिर्फ इतने वाले भाग को। ये मेन क्लोज है सर, मेन क्लोज सब क्लोज बताई हुई है कहानी सारी, उस वीडियो में जाके देख लेना क्लियरली, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी आपको, ढूंढ लेना। सी लेट मी गो लिखा हुआ है, सी लेट मी गो। अब यहां पर अगर मैं देखूं वापस, देखो एक नई चीज यहां पर क्या आ गई, लेट दिया हुआ है सर, लेट वाले एग्जांपल तो करवा दिए सर आपने, अब क्यों लिखा है थोड़ा ध्यान दो। लेट कहां पर लिखा हुआ, लेट सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ भाई, लेट कहां लिखा हुआ, सेंटेंस के बीच, सेंटेंस बीच आ गया लेट। अब की इतनी देर तो सेंटेंस लेट के स्टार्टिंग में आ रहा था सर, अब बीच में कैसे आ गया। लेट मेन वर्ब का भी काम करता है, ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है। लेट किसका काम करता है, लेट मेन वर्ब का भी काम करता है। मेन वर्ब का जब काम करता है तो इसका मतलब होता है अनुमति देना, यानी परमिशन ग्रांटेड, परमिशन ग्रांट करना, अनुमति देना, ठीक है। सी लेट मी गो, यानी उसने मुझे जाने की अनुमति दी, उसने मुझे जाने दिया। अब इसको जब आप पैसिव बनाओगे तो आप क्या करोगे, इसके लिए सीधा सा आप क्या रखोगे, सीधी सी बात है। अब तुम मुझे एक बात बताओ पहले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है। लेट की फॉर्म की बात करता हूं मैं, लेट, लेट और लेट, तीनों फॉर्म लेट ही होती है, ठीक है सर। थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती, आपने बताई थी, क्योंकि थर्ड फॉर्म होगी तो किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, मेनली हैज हेड के साथ आती है, और अगर पैसिव में है तो इज आर एम वाज वर्ब के साथ भी आ सकती है। सेकंड फॉर्म हो सकती है सर, फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यहां पर एस लगाते हैं, सी लेट्स मी गो, यानी ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है। कौन सी फॉर्म है ये, सेकंड फॉर्म है। ये ध्यान रखना है, पहचानना है तुम्हें, ताकि तुम उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पुट कर सको। यहां पर सी लेट मी गो तो बनेगा आई वॉज लेट, आई वॉज लेट। अब क्या सीधा गो लिख दूं, आई वॉज लेट गो, या कुछ और चेंज करूं, आई वॉज लेट गो या आई वॉज लेट टू गो बाय हर। ये क्यों लिखा, ये यहां पर बताया था मैंने, कहानी समझ आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल है बस छोटा सा, उसके बाद ये कहानी खत्म है। फटाफट एक बार ध्यान दे लो, ये लिख लो फटाफट, अगर नहीं लिखा है तो फिर हटा के एक और एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, वो समझ आना चाहिए, ठीक है। फास्ट एक एग्जांपल देख लो, उसके बाद ये कंप्लीट है कहानी सारी। उसके बाद तुम्हारा कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा एक्टिव पैसिव वॉइस का। द स्टूडेंट्स, एग्जांपल ध्यान दो, consider that ये क्या कहानी है सर, इसमें क्या चीज है। इसमें देखो दैट क्लोज दे रखा है, दैट क्लोज दे रखा है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे वो ध्यान देना। द स्टूडेंट्स कंसिडर, स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं, स्टूडेंट ध्यान देते हैं क्या, दैट द टीचर आर वाइज, कि टीचर जो है वो बुद्धिमान है। तो किसको बुद्धिमान मानते हैं, टीचर को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर, द टीचर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो इज़ारम का चेंज, इज़ारम यूज करना है। द टीचर, टीचर्स लिख देता हूं मैं, आर लिख दिया मैंने ना, द टीचर्स आर वाइज, द टीचर्स आर, कंसिडर की थर्ड फॉर्म आएगी कंसिडर्ड, क्या कंसिडर किया जाता है उनको, वाइज, टू बी वाइज, द टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी वाइज बाय द स्टूडेंट्स। ये एग्जाम्पल भाई साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ऐसा कोई एग्जाम्पल मिल जाए ना, उसको इस तरीके से ही करना है। पहले आपको ऑब्जेक्ट जो है वो लगाना है, इसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर जो भी आप कंसिडर कर रहे हो वो आ जाएगा 2 + B + थर्ड फॉर्म किसके द्वारा किया जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। ये कहानी है इस सारी रामायण की, एक्टिव पैसिव वॉइस की ये कहानी यहां पर खत्म होती है। फटाफट ये एग्जाम्पल लिख लो। चलिए ये एग्जाम्पल आपने लिख लिया है तो एक बात आपको बता देता हूं कि ये हमारा टॉपिक जो है एक्टिव पैसिव वॉइस का वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आपको मैंने अभी जैसे पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, जहां पर जाके आप इसकी प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर सकते हैं और वो क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे आपको। पिछली बार जब टेंस की प्रैक्टिस शीट डाली थी तो उसमें कई बच्चों ने शिकायत थी कि सर आपने इसमें आंसर प्रोवाइड नहीं करवाए। मेरा जबकि ये मानना था कि आंसर अगर मैं प्रोवाइड कराऊंगा तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा ना पहली बार में तो सीधा आंसर शीट जाकर देखेंगे अच्छा ये हो गया, तो वो खुद की मेहनत नहीं करेंगे, खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने शिकायत की कि सर आंसर शीट भी साथ में प्रोवाइड करवा दीजिए ताकि हमें आंसर देखने में हेल्प मिल जाए। तो ठीक है, इस बार प्रैक्टिस शीट के साथ मैं आंसर शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें कि आपको इजीली आप उसके आंसर देख सकते हो, जो भी आपके सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। जो आपके गलत हो रहे हो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, चाहे कमेंट बॉक्स में, चाहे टेलीग्राम पर, चाहे आप व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आपको सही लगे वहां पर आप डिस्कस कर सकते हो। और आप चाहोगे तो उसकी प्रैक्टिस शीट की अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी अगर आप मांगोगे, अगर आप डिमांड करोगे तो उस चीज की, ठीक है। उसके साथ ही आपको एक चीज जानकारी आपको मिल चुकी है कि इसी चैनल पर क्लास 10th के मैथ्स और साइंस की वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो चुके हैं। अभी तक हम सिर्फ केवल हाईकोर्ट रिलीज की इंग्लिश पढ़ रहे थे, कंपटीशन के लिए इस वीडियो को चैनल को बनाया गया था, लेकिन अब साथ में हमने क्लास 10th भी स्टार्ट कर दिया। वसीम सर जो है डेली मैथ के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आपके कोई दोस्त हैं, कोई जानकार हैं जो क्लास 10th में हैं, जो कि आपको लगता है कि लॉकडाउन के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, उनको आप एडवाइस दे सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और ये वीडियोस देखकर अपनी स्टडी कंटिन्यू करने की। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी एडवाइस दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने की। आप देख रहे हैं कि चैनल के 500 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद आपको इतना साथ देने के लिए। और एक रिक्वेस्ट आपसे है, ये है कि फटाफट अब 1 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दीजिए। देखो आगे बहुत जाना है, अभी यहाँ पे नहीं रुकना, 500 पे नहीं रुकना, 500 से 1000 जाना है, 1000 से 10,000 जाना है। वो सारा आपकी ही जो देन है वही उसी से हो सकता है। मैं मेहनत कर रहा हूं, अब थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए, उन्हें कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए। अच्छा स्टडी कंटेंट आपको रेगुलर इसी चैनल पर यूं ही मिलता रहेगा। थैंक यू।